हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि आपकी क्लास 12th का एक चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड, नीट, जेई, सीयूटी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में इस वाले चैप्टर के कई पार्ट आ चुके हैं, शायद 4 से 5। आज ये वाला नया पार्ट है जिसमें हमें डिस्कस कर लेनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वीबीटी। साथ ही में आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं बोर्ड्स के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चलाऊं क्या, ताकि वो बेनिफिशियल हो जाए आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रही हैं या आप लोग इस बार बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में चाहते हो वो सीरीज में स्टार्ट करूं या नहीं करूं। अच्छा, एक दो बच्चों का कमेंट भी आया था कि मैं बेसिक सी एक सीरीज लेके आऊं, वो भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे नए बॉन्ड बनते हैं, तो ये सारी चीजें, स्टेबिलिटी क्या है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं ये वाला चैप्टर पूरा करा दूं, फिर मैं वही सीरीज चालू करूंगी। ठीक है, तो चलो अब आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले वाले पार्ट में ना मैंने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था और बोला भी था कि आप लोग क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो भी चलो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस कर ही लेंगे। सबसे पहले आप देखो, आपको बताना है इंडिकेट द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बता देना है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ये जो मतलब कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, ये किस तरह के आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करते हैं। अगर इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लो। फिर आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज कर करके एक बार करने की कोशिश करो। तो देखो, सबसे पहले हमने आइसोमेरिज्म पढ़े थे कि स्टीरियो होते हैं और स्ट्रक्चरल होते हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना। तो अब आप इस वाले अगर फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को देखते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को देखते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हो, तो ये किस तरह का आइसोमेरिज्म होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, हमने एक चीज डिस्कस की थी, ये जो अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ना इसका 6 निकल के आ रहा है। ये चीज भी हमने पढ़ ली कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, क्योंकि ये इथाइलिन डाइमाइन आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ही हमें क्या दे देती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पे और क्या है साथ में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है पहली कंडीशन, और दूसरी क्या है वही, एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब कम से कम यहाँ पे एक बाइडेंटेट लिगेंड है, कम से कम। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कम से कम, क्योंकि ये आपकी कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 रखते हैं, साथ ही में एटलीस्ट इनके पास एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जबकि यहाँ पे तो 3 है, बट एटलीस्ट एक तो होता ही है। तो एक तो यहाँ पे है ही, एक से ज्यादा है, बट वो मैं फिर भी कंडीशन रिकॉल करा रही हूँ कि एक तो एटलीस्ट है ही। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, एटलीस्ट एक बाइडेंटेट लिगेंड भी है। तो फर्स्ट वाला जो आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करेगा वो कौन सा करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा शो करेगा, ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सवाल मैंने आपकी एनसीईआरटी की किताब से उठाई है, जो कि अनसोल्व है। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। पहले ना देखो, आइसोमेरिज्म के टाइप्स याद रखो, उनकी कंडीशंस याद रखो, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जैसे इसमें मुझे लगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इससे रिलेट क्या हो सकता है कि या तो ज्योमेट्रिकल होगा, सीस एंड ट्रांस, या फिर ऑप्टिकल होगा, ठीक है, या फिर फैक और मर होंगे। पर फैक और मर के लिए भी क्या था, फैक और मर के लिए मेटल A3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो फैक मर वाली तो कंडीशन गई। अब सीस और ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होने चाहिए थे, है ना, मतलब 2 तरह के, बट यहाँ पे तो एक ही तरह के है, तो वो भी कंडीशन गई। फिर एक कंडीशन जो लास्ट बची वो किसकी बची, ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें मेरे को NO2 दिखाई दिया, और NO2 क्या होता है, एक एम्बिडेंटेट लिगेंड। क्या होता है ये, एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो कौन से तरह का आइसोमेरिज्म होएगा। अगर कहीं पे एम्बिडेंटेट लिगेंड होगा तो वो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म होएगा, वो हो जाएगा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा हो जाएगा वो, लिंकेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। किसका है ये, सेकंड वाले का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। आई बात समझ में। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आपके पास प्लेटिनम है, NH3 है, H2O है, Cl2 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है ना, और 2 लिगेंड्स जो हैं वो एक तरह के हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 लिगेंड एक तरह के हैं,
तो कैसे आइसोमर्स ये शो कर सकते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें क्या होएगा? सिस एंड ट्रांस, जिसके अंदर क्या होती है? सिस एंड ट्रांस, जो किसके टाइप होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक बार आप एंटी पोजीशन में दिखा देना, एक बार इनको एडजेसेंट पोजीशंस पे दिखा देना। चलो मैं एक बार बना के दिखाई दूं, कहीं आप लोग वहम में न पड़ जाओ, किसी गलत स्ट्रक्चर मीन्स ना बना दो। देखो प्लेटिनम, जब मेरे को सिस बनाना है तो मैं 2 Cl को ऐसे रखूंगी बिल्कुल पास पास, और जब मेरे को ट्रांस बनाना है तो मैं फिर इन 2 Cl को रखूंगी ऐसे अपोजिट, दैट इज एंटी पोजिशन पे। आई इतनी बात समझ? अच्छा ये वाला ना मैं दोबारा से थोड़ा ढंग से बना दूं, सिस वाला, ये वाला। ठीक है, बाकी आप लोगों को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ना आप लोगों के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इतने नजदीक है कि अब सर्दियों में आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आन खड़े हुए। ठीक है, तो चलो देखो अब सिस एंड ट्रांस, ये वाला तो सिस हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट पोजीशंस है, और क्योंकि ये एंटी पोजीशन है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो क्या शो करेगा ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आई इतनी बात समझ में? सॉरी ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसी अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस। तो आ गई इतनी बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ वाला करेंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमने एक टाइप का आइसोमेरिज्म करा था, इसको हमने बोला था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोला था? आयनाइजेशन। उसमें ये था कि काउंटर आयन आपका एक पोटेंशियल लिगेंड होता है, और फिर वो अंदर से जो उससे वीक लिगेंड होता है उसको रिप्लेस कर लेता है और खुद उसकी पोजीशन ले लेता है। ऐसी एक कंडीशन बताई थी, किसकी? मैंने आपको किसकी बताई थी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। तो देखो ब्रोमीन यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल लिगेंड है, और ये SO4 को क्या कर देगा? अपनी जगह पे रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बना देगा? कुछ ऐसे CO NH3 5Br, और बाहर आ जाएगा SO4, मतलब ये बन जाएगा SO4 एक काउंटर आयन, और पहले क्या था? ब्रोमीन। तो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म हुआ ये? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो कौन सा हुआ ये हुआ है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो फोर्थ का आंसर क्या है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोगों को रूल्स याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, वरना आप लोग मक्खी मारते रह जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो मक्खी नहीं मारनी। आई बात समझ? सवाल करके आओगे वो तभी आएंगे जब आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ोगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ोगे। ठीक, अब देखो लास्ट सवाल जो कि 5th वाला है। वैसे 4 ही थे एनसीईआरटी में, बट मैंने ये क्वेश्चन और उठा लिया। अब इसको आप देखो, अब ये Cl अंदर है, बाहर है SO4। यहाँ पे SO4 अंदर है, बाहर है Cl, मीन्स ये फिर से किसका एग्जाम्पल है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। किसका है ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों है ये? देखो फिर से Cl जो है ना, पहले Cl अंदर था, अब Cl बाहर है, SO4 अंदर है, इसमें SO4 काउंटर आयन था। तो मतलब Cl यहाँ पे पोटेंशियल लिगेंड था, जिसने SO4 को क्या कर दिया? अपनी जगह पे रिप्लेस कर दिया। और जो ऐसा करते हैं वो कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं? वो होते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 5 के 5 सवाल समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ आए हैं तो आप मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में, और मैं ऐसे सवाल के प्रैक्टिस करा दूंगी। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको सीबीएसई और यूपी के दोनों के पेपर्स का सोल्यूशन कराया था, और भी कराऊंगी आगे। ठीक है, और भी सोल्यूशन लेके आऊंगी, लेकिन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, CFT से पूछ लेते हैं, एक आपसे आईपीएससी नेमी में पूछते हैं, प्राइमरी वैलेंसी निकाल दो, सेकेंडरी निकाल दो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। अब देखो भाई नेक्स्ट, बिल्कुल अब एक सवाल ये भी है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं इस फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अगर आप इसके अंदर देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 6 कैसे है? क्योंकि 2 तो NH3 है और 4 है CN। ठीक है, साइनाइड ग्रुप्स हैं। अब क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, सारे यूनिडेंटेट है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 6। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो अब अगर मैं इसकी सिस ट्रांसफॉर्म बनाऊं तो देखो सिस फॉर्म कैसे बनेगी? जब मैं 2 NH3 को पास पास रखूंगी तो सिस, और जब मैं इनको एंटी दैट इज 180 डिग्री के एंगल पे रख दूंगी तो क्या बन जाएंगी? ये ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको दिखाने थे, मीन सिस एंड ट्रांस दिखाने थे। तो ये वाली तो क्या है? सिस है, एंड ये वाली आपकी क्या है? ट्रांस है। तो ये है सिस आइसोमर, और ये वाला क्या है? ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। बता दो आप लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये सवाल हमने कर लिए जो एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट में अनसॉल्व क्वेश्चंस थे। ठीक है,
अब हमें देखो डिस्कस क्या करना है, अब हमें डिस्कस करना है। अच्छा, उससे पहले आप लोग अगर अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, फर्दर शेयर भी कर दो। देखो अब तक इस चैनल पे ना आज के शायद मिला के 95 वीडियोस हो जाएंगी, जो कि काफी होती है। तो उस हिसाब से सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, जो कि आप लोग ही बढ़ाओगे। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। जो आपको लगता है कि लोग पढ़ने वाले हैं उनको भेज दिया करो। चलो अब आगे देखते हैं कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हमें बॉन्डिंग पढ़नी है किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वर्नर सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने डिस्क्राइब की थी बॉन्डिंग फीचर्स किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ना, उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए थे। इनकी थ्योरी ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए थे। अब क्यूरियोसिटी जागेगी हमारे अंदर कि वो कौन से क्वेश्चंस थे, है ना, हुई ना हलचल, वो कौन से क्वेश्चंस थे जिनके वो आंसर नहीं कर पाए। तो देखो पहला सवाल था कि why only certain elements possess the property of forming the coordination compounds, कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, हर एक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। पहले सवाल तो ये है ना कि हर एक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन, हर एक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, ऐसे कुछ एक ही एलिमेंट्स क्यों हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल मतलब ये इन्होंने आंसर नहीं कर पाए थे। फिर दूसरा कि why the bond in the coordination compounds have directional property, ये जो बॉन्ड्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों है, आई बात समझ में, उनके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों है, ये नहीं बताया था। कि तीसरा कि why the coordination compounds have characteristics magnetic and the optical properties, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की क्यों है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनकी मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों है। तो इन तीन बातों का ये जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि वर्नर थ्योरी पूरी तरह से सक्सेसफुल थी। तो सक्सेसफुल तो नहीं थी पूरी तरीके से, हाँ इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाए थे, उसी के चलते फिर कुछ नई थ्योरीज यहाँ पे निकल के आई थी, ठीक है, आई थी बात समझ। अब देखो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है सबसे पहले वो पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप बोलते हैं वीबीटीबी। क्या बोलते हैं, वीबीटी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, कि जो मेटल एटम होते हैं या आयंस होते हैं किसके इन्फ्लुएंस में, लिगेंड्स के, वो यूज करते हैं ऑर्बिटल्स को, या तो वो n-1d को यूज करते हैं, ns को, np को, या फिर वो ns, np और nd को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये n-1d, ns, np क्या है, देखो मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मेटल लेते हैं वो कौन से लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स लेते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सारे के सारे जिंक, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया, जो कि आपका ग्रुप नंबर 12 है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ना मोस्टली हम उन मेटल्स को लेते हैं जो कि किसके होते हैं, जो कि 3D सीरीज के होते हैं, ठीक है। देखो ले तो हम ज्यादा भी सकते हैं 4D 5D वाले भी, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के हद तक मैं बात कर रही हूँ कि हम लेते हैं 3D सीरीज वाले, क्योंकि आपने 4D 5D वाले शायद मेरे हिसाब से नहीं देखे, एक प्लेटिनम ही बस देखा होगा, ठीक है। तो 3D वाले ही हम ज्यादातर लेते हैं। तो अगर मैं सपोज करो, मतलब यहाँ पे अगर मैं 3D का यूज कर रही हूँ ऑर्बिटल का, ठीक है, अगर मैं 3D का यूज कर रही हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में जो S और P में यूज करूंगी ना, वो कौन सा करूंगी, 4S और 4P, कौन सा करूंगी, 4S और 4P। अब इस वाले की अगर मैं बात करूं NS, NP, ND, मतलब इसमें जो बात होगी वो फिर किसकी होगी, 4S की, 4P की और 4D की, ठीक है। तो ये है, अब ये क्या बला है मैं आगे जब आप लोगों को समझाऊंगी यहाँ से, ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि n-1d क्या है और ND, मतलब बेसिकली इनको तो हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल्स और इनको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल्स। ये मैंने आपको बता दी, इनर में इनको यूज करते हैं, आउटर में करते हैं इनको, ठीक है। आई थी बात समझ। अब देखो तो ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। फिर यहाँ से इनकी कुछ होता ये है कि जब लिगेंड्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, तो वो इन ऑर्बिटल्स का यूज करके हमें एक ज्योमेट्री देते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री देते हैं, जो कि आपकी होती है कौन सी, ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ये हमें तीन ही चीजें यहाँ पे पढ़नी है, तो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड द स्क्वायर प्लेनर। होती और भी हैं, और भी हो सकती हैं, बट आपको जो करनी है फिर से ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड द स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
चाहे आप लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे नीट के, चाहे जेई के, चाहे सीयूईटी के लिए, इससे आगे पूछते ही नहीं, तो इतना ही करना है। अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो आप हाइब्रिडाइजेशन यूज करोगे sp3 या फिर dsp2। अगर sp3 यूज करोगे तो ज्योमेट्री जो वहां से निकल के आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल। कौन सी आएगी? टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 करोगे तो आएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कौन सी होती है? नॉन प्लेनर। और ये होती है भाई आपकी प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर नाम में ही आ गया। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के उसने खुद ही बोल दिया कि मैं प्लेनर हूँ, स्क्वायर प्लेनर। फिर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है चाहे d2sp3 है। sp3d2 क्या है, d2sp3 क्या है, सबकी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, तो याद रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये होगी dsp2 मींस टेट्राहेड्रल हो जाएगा, या फिर स्क्वायर प्लेनर। फिर भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो sp3d2 या फिर d2sp3 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी मेरी? ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ेंगे। ठीक है, कितना भी सर मार लेंगे, हाथ पैर मार लेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे या फिर स्क्वायर प्लेनर। आई इतनी बात समझ? अब इससे बात नहीं बन रही तो हम लोग कर लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलो अब एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा दूं कि बीबीटी ने क्या क्या बातें बोल दी थी। ठीक, तो देखो पहला ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट है मेरा सेंट्रल मेटल, साथ में NH3 क्या है? 6 लिगेंड्स है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो सबसे पहले आपको जहां भी ऐसा एग्जांपल टपका, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, उसका एटॉमिक नंबर लिख दो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। इतना काम आप लोगों ने कर लिया, मतलब 50% काम तो खत्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोबाल्ट को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सेंट्रल मेटल की क्योंकि निकालनी है, तो उसको तो मान लो X, इसको मैंने मान लिया X। अमीन यहाँ पे NH3 जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा 0, और क्योंकि 6 है तो 0 × 6। टोटल जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज है उसको राइट हैंड साइड लिख दो, जो कि कितना है? +3। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। मींस कोबाल्ट का जो चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, वो कितनी आ गई है? +3। अब कोबाल्ट क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद नहीं करी तो आप लोगों को कसम है आज के आज याद कर लो। नहीं याद कर सकते, याद नहीं होती, मुझे बता देना, मैं ट्रिक बता दूंगी कोऑर्डिनेशन नंबर को याद करने की, बट कर लो क्योंकि फिर ये वाले सवाल आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 27 है। अगर 27 है तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d7 and 4s2। क्या हो जाएगी? 3d7 and 4s2। अब हमने अभी देखा कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है? +3। तो अगर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से उड़ा दोगे, 2 तो S से और 1 D से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d6 4s0। कितनी? 3d6 4s0। अब देखो यहाँ पे ना दो केस हो सकते हैं कि आपने जो अपने लिगेंड यूज किया है, या तो वो पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की, या वो पेयरिंग नहीं करा देगा। अभी देखो यहाँ पे ना मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की चर्चा नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? जिन लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ ली उनके लिए बता रही हूँ। मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रही क्योंकि बीबीटी में इसकी चर्चा हुई नहीं, और जब हुई नहीं है तो मैं आपको मुफ्त का ज्ञान क्यों दूं? आई बात? मतलब जब बीबीटी ने बताया ही नहीं अभी तक कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, तो मैं क्यों उस चीज से आपको इस टॉपिक को समझाऊं? ठीक है, जब CFT आएगी तब बात करूंगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं। अभी तो बस आप ये चीज समझो कि यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो जब लिगेंड्स पेयरिंग करा देगा और एक जब लिगेंड पेयरिंग नहीं करा देगा। आई इतनी बात समझ? तो देखो पहला केस, पहले केस में अगर आप 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो नॉर्मली, कैसे भरते हो? एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में अपोजिट स्पिन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही भरोगे या किसी और तरीके से भरोगे? बताओ, ऐसे ही भरोगे। अब 3D के बाद 4s और 4p बताया था मैंने, अगर 3D यूज करेंगे तो फिर 4s और उसके बाद क्या आएगा? 4p। ठीक है, तो अगर ये आउटर ऑर्बिटल होता, मींस अगर ये हाई स्पिन होता, क्या होता? अगर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होता तो आप इलेक्ट्रॉन्स को जैसे भर रहे हैं ना, ऐसे के ऐसे ही भरते एज इट इज, मींस नॉर्मल पहले हाफ फिल करोगे, फिर पेयरिंग करोगे अपोजिट स्पिन के साथ, तो आप ऐसे ही भरोगे। अब ऐसे ही भरोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कितना है? 6 है। कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मींस मेरे को 6 डब्बे चाहिए खाली, जिसमें मैं अमोनिया की क्या करा सकूं? पेयरिंग करा सकूं NH3 की। NH3 को मैं रख सकूं, मेरे को 6 डब्बे चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके पास 6 डब्बे खाली है, सिंपल भाषा में समझो, क्या 6 आपके पास डब्बे खाली है? नहीं है। जब 3D के अंदर नहीं है तो आप इससे आगे चलोगे ना, तो क्या देखोगे आप? 3D के बाद क्या आएगा? 4s। क्या आएगा? 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर क्या आएगा? 4d आएगा। आएगा
तो 4s का आपने एक डब्बा यूज करा, 3 आपने 4p के करे, टोटल 4 करे, लेकिन हमें कितने चाहिए 6, तो 2 आप यूज करोगे डी के, तो s, एक s, 3p, 2d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3d2, क्या आ गई sp3d2। और मैंने क्या बताया था कि जब हम देखो इधर 4s 4p 4d का यूज करेंगे तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। देखो 4s 4p 4d मींस ns np nd का मतलब यहाँ पे ये था। आई बात समझ? तो अभी जो मैंने बाहर वाले सारे ऑर्बिटल्स यूज करे तो इसने क्या बना दिया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं हाई स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं हाई स्पिन। उसके बाद ये क्या है मैंने बताया था sp3d2 में कैसी ज्योमेट्री होती है। देखो यहाँ पे sp3d2 है, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल। अच्छा बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि sp3d2 लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख देंगे, उसके बाद पता नहीं उनकी बुद्धि में क्या भर जाता है कि वो उसके बाद भी टेट्राहेड्रल लिख देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख दिया फिर भी टेट्राहेड्रल। तो एक बात दिमाग में रख लो, डाल लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ही होएगा, चाहे जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, चाहे sp3d2 है चाहे d2sp3 है। आगे इतनी बात समझ। तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और क्या है हाई स्पिन। तो पहला केस तो ये है कि अगर आउटर ऑर्बिटल होता और हाई स्पिन होता, लेकिन दूसरा केस भी तो हो सकता है ना ये वाला, कि अगर हम इनर ऑर्बिटल का यूज कर ले। इनर मतलब जो मैंने ये बताया था, देखो ये वाला, ये n-1d ns np मींस 3d 4s 4p। अगर मैं इनर ऑर्बिटल्स अंदर वाली ऑर्बिटल्स का यूज कर लूं तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो देखो ये आफत आएगी ये कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की ना पेयरिंग कराऊंगी। 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, 2 2 4 2 6 भर दिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद मेरे को फिर से कितनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 डब्बे चाहिए, तो 2 डब्बे तो हमारे पास ये है खाली, उठा लो भाई, एक s वाला और 3 p वाला, तो हो गए टोटल 6। तो d के 2 डब्बे यूज करें, एक s का और 3 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई d2sp3, कितनी आई d2sp3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 था, इसलिए क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब लो स्पिन होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आई बात समझ में। अब देखो पेयरिंग क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही, ये चीज तो बताई ही नहीं वीबीटी ने, यही एक तरह की लिमिटेशन है वीबीटी की, जो आगे फिर डिस्कस की है सीएफटी दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो अभी तो अगर आप लोगों से वीबीटी के हिसाब से पूछते हैं तो आप लोग ऐसे ही करके आओगे, होशियारी नहीं दिखाओगे। आगे बात समझ। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लोग बताया करो मुझे कमेंट सेक्शन में समझ आता है या नहीं आता, या मैं ऐसे ही बोल के चली जाती हूँ तो आप लोग बताओगे, अपना मुंह खोल दोगे, थोड़ी सी चोंच। आई बात समझ। अब आ जाओ देखो सवाल नंबर 2 पे, इसके अंदर निकेल है, 4 क्लोरीन है, 2 नेगेटिव, ये है मींस इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 4। अब 4 है, अब हम ध्यान रखेंगे कि sp3 आएगा मतलब टेट्राहेड्रल बनाएगा, dsp2 आके स्क्वायर प्लेनर बनाएगा क्या। तो पहला तो वही अपना जो हमने अपना मंत्र याद रखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे। तो निकेल का कितना होता है 28। ठीक है, ट्रिक क्या होती है देखो याद करने की, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, आप सबके लिए ग्रुप नंबर 10 को याद करने की ट्रिक, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 दैट इज 28, इसको आप लिखोगे 3d8 4s2। अब यहाँ से ना मैंने निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, फिर से निकल को x मान लिया क्योंकि ये सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स नेगेटिव है तो -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई +2, निकल के ऊपर +2 चार्ज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो आप s से, तो 3d8 4s0। ठीक है, अब मान लो कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर ये हाई स्पिन है तो हम बाहर वाली ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे, बाहर वाले को ही करेंगे, और हाई स्पिन है तो मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करूंगी, नॉर्मल भरूंगी इलेक्ट्रॉन्स को जैसे भरती हूँ। देखो पहले मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, 1 2 3 4 5, फिर मैंने पेयरिंग करा दी 6 7 8। ठीक है, तो एक भी डब्बा खाली तो है नहीं, जब डब्बा खाली नहीं है तो यूज करो अगले वाले, एक s का और 3 p के, क्योंकि मेरे को 4 ही चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार कितना है 4 है, तो एक s यूज करे 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 तो जो मेटर इज टेट्राहेड्रल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हमें पहले से ही पता था। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पता तो फिर आप लोग दोनों केस करके देखोगे, फिर आप लो स्पिन की तरह भी कराओगे और हाई स्पिन की तरह भी कराओगे जब आपको नहीं पता। अब देखो, अब बात क्या है कि उन्होंने Cl को ना हाई स्पिन ले लिया, Cl को निकल के साथ, और वहीं पे निकल के साथ साइनाइड को ले लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल रही हूँ, लो स्पिन ले लिया। ठीक है, होता ये मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना अंदर की बात यही है CFT वाली,
कि ये जो साइनाइड है, साइनाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन क्योंकि वीबीटी ने इस बात को नहीं बताया तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, वरना वीबीटी हो जाएगा नाराज, ठीक है। तो Cl को इसने हाई स्पिन ले लिया यहाँ पे, और भाई साइनाइड को क्या ले लिया है, क्या ले लिया, लो स्पिन ले लिया, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रही कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि मैंने बता दिया पर मैं नहीं बता रही। चलो अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे फिर से। निकल का एटॉमिक नंबर हमने मान लिया रखा कितना है, 28, तो 3d8 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली 2i, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन भी हमने लिख दी 3d8 अब क्योंकि ये क्या है, लो स्पिन है, तो लो स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन्स की कैसे करेंगे हम, पेयरिंग करके लिखेंगे। जब पेयरिंग करके लिखी तो देखो 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक डब्बा खाली बचा, तो हमें तो 4 चाहिए, एक हमने डी का उठा लिया, एक एस का, 2 पी के, तो हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। तो जहां DsP2 आई बस हमने तो लिख दिया भाई स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, इनर ऑर्बिटल्स का यूज किया। किसका किया है, इनर ऑर्बिटल्स का। यहाँ पे मैंने ऊपर Cl के केस में किया, किसका किया था, आउटर ऑर्बिटल का। अच्छा एक चीज और है जो हम लोग ना छोड़ते जा रहे हैं, क्या, कि ये डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। देखो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, पेयरिंग होगी सारों की तो डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए क्या है ये, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर भी देखो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे पेयरिंग है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देखो अनपेयर्ड है कितने, 4, तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब वीबीटी ये तो बता रहा है कि पैरा है, डाई है, लेकिन उसका मतलब क्वांटिटी कितनी है, मतलब जैसे आप बोहर मैग्नेट्रॉन में निकालते हो ना इसकी यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट की, 2.5 है, 3.5 बीएम है, बोहर मैग्नेट्रॉन है, कितना है, क्वांटिटेटिवली नहीं बता रहा है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या दे रहा है, आधा अधूरा ज्ञान, कौन, वीबीटी। तो आ गई इतनी बात समझ। अब एक एग्जांपल और देखो, देखो निक्केल CO4, मतलब निक्केल है, साथ में क्या है, कार्बोनिल, जो कि फिर से एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो वही अपना मंत्र भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एटॉमिक नंबर हमने रख रखा है 28 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैंने इसकी निकाली तो कितनी आई, 0। और जब भी देखो निक्केल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 3d8 ही है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ पे आ जाते हैं 3d8 के अंदर। कारण है स्टेबिलिटी का, क्योंकि फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। कि जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे खासे स्टेबल होती हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, 3d के अंदर। आपने एक एक्सेप्शनल क्रोमियम के अंदर भी देखा था, क्रोमियम को कैसे लिखते हो, 3d4 4s2 लिखते हैं ना वैसे ही, बट मतलब ऐसे लिखना चाहिए, बट लिखते हैं ऐसे 3d5 4s1। कारण क्या है, स्टेबिलिटी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं स्टेबल, तो हम इसको हाफ फील्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी के कारण। तो ऐसे ही आप लोग याद रखोगे, इसके आगे ना वो लगा लोगे आप लोग, क्या, चांद सितारे सूरज जो लगाने हैं लगा लो, कि निक्केल अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कैसे रहेगा, 3d10 की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो चक्कर ही खत्म, अगर 3d10 है तो पूरा का पूरा ये हमारा डब्बा फिल ही हो गया, तो अंदर से तो हम इलेक्ट्रॉन उठा ही नहीं सकते, तो कहां से उठाएंगे, बाहर से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो मेरे को 4 डब्बे चाहिए, एक एस का और 3 पी के, तो एक एस और 3 पी, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है, मतलब कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और सारे पेयर्ड हैं तो क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। बताओ आप लोगों को मेरी इतनी सी बात पल्ले पड़ी गया। तो मैंने यहाँ पे ना 4 एग्जांपल ये किए, एनसीईआरटी में 4 के 4 दे रखे थे, जितनी दे रखे थे मैंने आप लोगों को करा दी। अगर आपको बेसिक किसी मतलब किसी और के अंदर आपको दिलचस्पी है, आपसे नहीं हुआ सवाल, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। लेकिन भाई बता दिया करो, ऐसे मत किया करो आप लोग, ठीक है। तो अब आई थी बात समझ में। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अच्छा नोट की, मतलब ये नोट मैंने डाला है यहाँ से, जो कंक्लूजन निकाला है वो देखो क्या है, कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। मतलब ये जरूरी नहीं है कि टेट्राहेड्रल हमेशा ही पैरामैग्नेटिक होगा, वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मुझे लगा कि शायद आप लोगों को एक कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो ऊपर जहां पे टेट्राहेड्रल आया ना निकल के, ये वाला, हाँ देखो इस एग्जाम्पल में देखो कि ये टेट्राहेड्रल आई है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 मींस ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो निकल के आया है स्क्वायर प्लेनर, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ये तो बाय चांस है, ठीक है। आ रही है ना बात समझ, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि जरूरी नहीं है कि टेट्राहेड्रल हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, ये तो बस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप और केसेस देखोगे तो टेट्राहेड्रल में भी आपके
मतलब स्क्वायर प्लेन में भी आपके पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं। देखो ये वाला जैसे ये टेट्राहेड्रल ही है बट ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो अगर दिमाग में वो वाली चीज बैठी होगी तो उसको निकाल देना कि जरूरी नहीं है टेट्राहेड्रल हमेशा पैरा होंगे और स्क्वायर हमेशा डाई होंगे। दे कैन बी पैरा और दे कैन बी डाई, ठीक है। आई की बात समझ। ये जो कि हमने अभी देखा भी है 3D10 वाले में कि भाई जब वो टेट्राहेड्रल है बट उसके बावजूद वो क्या है फिर डायमैग्नेटिक भी है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बाय वीबीटी, वीबीटी के अकॉर्डिंग ही। तो देखो जो वीबीटी है ना डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डेटा। मैंने आपको बात पहले भी बताई कि जो वीबीटी है ना वो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन के बारे में बात नहीं कर रही है। मतलब वो क्वांटिटी आपको डिफाइन नहीं करी, वो क्वांटिटी आपको बता नहीं रही कि 3 मतलब ऐसे में लिखो कि 3.5 बोहर मैग्नेटोन है, 2.5 है, कितना है, वो आपको ये वैल्यू नहीं दे रही, मीन्स क्वांटिटी नहीं बता रही, बस बता रही है कि वो आपका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज पैरा और डायमैग्नेटिक, बस वो चीज बता रही है। तो वीबीटी जो है डज नॉट गिव यू द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डेटा बट इट ओनली गिव द कंसिडरेशंस विद OO मीन्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लाइक। तो वो आपको बस ये बता रही है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे ये पैरामैग्नेटिक है या ये आपका पर्टिकुलर क्या है डायमैग्नेटिक। जैसे ऊपर मैंने देखा आपने उसको मतलब उसने कोई कैलकुलेशन आपको मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं दिया कि भाई ये है आप इससे निकाल लो किसी का भी, मीन्स आपको पहले अपनी ज्योमेट्री पूरी लिखनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही फिर आप लोग बता पाओगे कि ये पैरा है या ये क्या है डाई है, ठीक है। तो लाइक देखो ये अगर मैं एग्जांपल लूं मैग्नीज वाला, आयरन वाला, कोबाल्ट वाला, कि ये 2 है पैरा ये है डाई, कैसे आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के फिर बताना पड़ेगा ये पैरा है या ये डाई है, ठीक है। तो फिर ऐसे अगर मैं इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लूं उसके अंदर D2 3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल के बेसिस पे ही इन्होंने आपको डिफाइन कर रखा है पैरा है डाई है, और जैसे देखो एग्जांपल ये मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट वाला, इसमें क्या है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है D2sp3 है, कितनी है D2sp3 है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स लाइक मैग्नीज और आयरन और कोबाल्ट वाला ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये क्या है पैरामैग्नेटिक है, किसके अंदर नेचर के अंदर, ठीक है। तो मतलब आप इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के बेसिस पे बता रहे हो ये पैरा है ये डाई है, ठीक है। लिख के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स को भर के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके आप हमें कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो कि भाई हम उससे बता दे कि क्वांटिटी एक्चुअली में है कितना पैरा और है कितना डाई। आई ना मतलब मैं जो बात कहना चाह रही हूँ समझ, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि वीबीटी एक्सप्लेन कर रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बाय डिस्क्राइबिंग द बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्सेस। तो वो बॉन्डिंग बता रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, उसके बेसिस पे उसके बिहाफ पे वो बता रहा है कि ये पैरा है या फिर क्या है ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। आई थी बात समझ में। अब वो आगे फिर आपको CFT वाली थ्योरी है जो इन फिर इसके अंदर अब जो कमी है ना वीबीटी के वो फिर CFT बताती है, फिर उसके बाद MOT आपकी LFT थ्योरी आती है जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़नी भी नहीं है। आई थी बात समझ। अब देखो लास्ट टॉपिक आपका है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, कि वीबीटी हमने पढ़ी बट इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली बात की इसमें ना नंबर ऑफ अजम्पशंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, मतलब इसने अजम्पशंस खूब बता रखे हैं अपनी थ्योरी के अंदर, पहली बात। दूसरा इसने क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन तो दिया ही नहीं डाटा का, जो मैंने अब तक आपको बता भी दिया कितनी बार कि मैग्नेटिक डेटा की ना वैल्यू नहीं है बता रहा, बस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बिहाफ पे बता रहा है, मतलब इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के हिसाब से बता रहा है, उसके बिहाफ पे बता रहा है कि पैरा है या डाई है, आपको डेटा नहीं दे रहा, मतलब फॉर्मूला नहीं दे रहा कोई, ठीक। फिर तीसरा कि ये कलर भी नहीं बता रहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड भी होते हैं, वो बड़े सुंदर सुंदर कलर्स दिखाते हैं, वो कलर भी होते हैं और वो एक्चुअली में कलरलेस भी होते हैं, कब होते हैं कैसे होते हैं उसने कुछ नहीं बताया, मतलब इसने रंगीन दुनिया को क्या कर दिया बेरंगीन, ठीक। चौथी बात कि इसने डिस्टिंग्विश नहीं किया स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स, ये कह रहा है कि ये हाई स्पिन है ये लो स्पिन है, बट वो कैसे है वो तो लिगेंड्स डिफाइन करेंगे ना कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग पेयरिंग कराते हैं वीक फील्ड नहीं कराते, ठीक है। तो ये बात तो इन्होंने बताई ही नहीं, तो ये भी क्या है ड्रॉबैक ही है, मतलब इसकी लिमिटेशन ही है। फिर इट डजंट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और द काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कंपाउंड कितना थर्मोडायनेमिकल और कितना काइनेटिकली वो स्टेबल है, क्योंकि कंपाउंड्स की 2 तरह की स्टेबिलिटी होती है, एक थर्मोडायनेमिक और एक काइनेटिक, तो वो भी ये नहीं बता रहे हैं। 6
कि इट डजंट मेक द एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग द ट्रैक्टर हेल्थ एंड द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इन्होंने आपको ना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कब दी ही नहीं कि टेट्राहेड्रल कब होगा, स्क्वायर प्लेनर कब होगा, है ना। बस ये तो हाई स्पिन और लो स्पिन की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे फिर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता रहे हैं कि टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। अब जैसे देखो सीएफटी आगे चल के बताएगा कि जब हम इनर ऑर्बिटल को कॉम्प्लेक्सेस को यूज करेंगे, अंदर वालों को यूज करेंगे, तो अंदर से डी उठाएंगे तो डी sp2 आएगा निकल के, तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर जब आउटर को यूज करेंगे तो sp3 आएगी हाइब्रिडाइजेशन, तो वो फिर टेट्राहेड्रल होगा। तो मतलब ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस इन्होंने नहीं दी, बट कुछ बातें मतलब मान के, कुछ अजम्पशंस मान के। तो देखो हर जगह पे अजम्पशंस अपनी डाल रखी है, ठीक है। ऐसी नहीं है कि थ्योरी को आप बिल्कुल खराब मान लोगे, लेकिन हाँ इसके अंदर लिमिटेशंस भी काफी है, ठीक है। वही बात है कि एक थ्योरी आई, फिर उसके अंदर कमियां आई, फिर दूसरे ने उसको सही किया, तो वही वाली बात है। तो उस टाइम पे इन्होंने भी अपनी जितनी थी उसके हिसाब से बताया, तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ सब कुछ मतलब कुछ है ही नहीं थ्योरी के अंदर, इंपॉर्टेंट है लिमिट, बट हाँ लिमिटेशंस भी है बीबीटी के। आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये बोल दे कि थ्योरी खराब है, थ्योरी कुछ हमें बता नहीं रही, बता भी काफी कुछ रही है, बट इसके बाद वही है कि फिर अलग कोई थ्योरी, नई थ्योरी आती है तो वो फिर आपको इससे बेहतर ही बताएगी, इसकी लिमिटेशंस को दूरी करेगी। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सीएफटी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर से इंपॉर्टेंट है। उसमें हम सीएफएससी वैल्यू को निकालना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालना, इस पे भी सवाल आते हैं काफी, ठीक है। ये सीखेंगे और सीएफटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर आई थिंक एक वीडियो लगेगी बस, जिसमें आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद फिर जितने भी आपके एनसीईआरटी के सवाल है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे ना आप लोगों को समझा दूंगी। तो तब तक आप लोग वीडियो को देखो, पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लो, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ना काफी आते हैं। उसके बाद फिर मुझे बता देना नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो, इसके बाद आप लोग मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब भाई इसके बाद आप वीडियो को लाइक करोगे, कर दो अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, ठीक है। और फर्दर शेयर भी कर दो अपने अपने ग्रुप्स में, वैसे तो आप बड़े ग्रुप्स बना के रखते हो, ये ग्रुप और वो ग्रुप, तो उसमें वीडियो भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।